आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर इकोनॉमिक्स बाय कार्तिक सर। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, तो उसी के लिए ये टारगेट बैच मैंने शुरू किया है जिसका नाम है टारगेट बैच 95 प्लस। तो देखिए, जैसा कि कल स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 पिलर्स। हमारे पास में यहाँ पे क्या होते हैं कि 3 पिलर्स होते हैं कि कैसे 95 प्लस स्कोर किया जाए इकोनॉमिक्स के अंदर। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, ये मैंने कल बताया था। उसके बाद सेलेक्टिव प्रैक्टिस एंड थर्ड आता है प्रेजेंटेशन स्किल। तो इसी में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अब आगे सारा समझाने वाला हूं। मैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेकर आया हूं जिसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आज की क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसके अंदर हम नेशनल इनकम की अकाउंटिंग कैसे करी जाती है, कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करी जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसी चैप्टर से हमें सीधा सीधा देखने को मिलेगा क्या। सबसे पहली चीज, डायरेक्ट क्वेश्चन हमको इस चैप्टर से, इस यूनिट से देखने को मिलेंगे, नेशनल इनकम की यूनिट से। सेकंड चीज हमें देखने को मिलेगी कॉन्सेप्ट्स। इसके अंदर भर भर के कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और तीसरी चीज, सीधे सीधे यहाँ पे हमको क्या मिल जाएंगे भैया, सीधे सीधे हमको यहाँ मिल जाएंगे हमारे न्यूमेरिकल्स। हाँ जी, तो यहाँ पे हमको सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन इसी यूनिट से मिलने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स हमको भर भर के इसी यूनिट से मिलने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी बहुत सारे हमको इसी यूनिट से मिलने वाले हैं। तो हमारे लिए ये यूनिट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये पूरी 10 मार्क्स की यूनिट है नेशनल इनकम, पूरे 10 मार्क्स की यूनिट है। और 10 मार्क्स जो है वो हम करेंगे बिल्कुल क्या, पक्का। 10 मार्क्स हम पूरा पक्का करेंगे और इसी घड़ी में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे इस यूनिट की, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, देखिए इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर हमको मिलने वाले हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं हमको, और उसके बाद हमको कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हमको इसी यूनिट में मिल जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स इस यूनिट को, इस चैप्टर्स को, इन सारे चैप्टर्स को पढ़ते तो हैं, नेशनल इनकम के अंदर आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनको पढ़ते तो हैं, लेकिन वो इन्हें समझते नहीं है। वो सारी चीजें याद कर लेंगे लेकिन उनको समझेंगे नहीं। कि उनको याद सब हो जाएगा, याद सब हो जाएगा, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आएगा, उनको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, हम यही प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। हम बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारेंगे, हम इसको क्या करेंगे, स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही समझते हुए चलेंगे। बस हमारी क्लास का एक ही रूल होगा और वो रूल ये है कि समझ के पढ़ो, रट्टा नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की इनकम क्या है, तो आप क्या करेंगे? क्या सिर्फ सैलरी ऐड करेंगे? बताइए, हो गए ना कंफ्यूज? बस यही कंफ्यूजन है और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारी ये वीडियो है। तो बने रहिए हमारी वीडियो में हमारे साथ, ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए समझते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। देखिए, सबसे पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझने होंगे। हमें समझने होंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नेशनल इनकम को समझने से पहले उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट्स, जो हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है यहाँ पे, वरना हम फिर वही गलती करेंगे, उसी लूप में फंस के रह जाएंगे जहां पे हम रट्टाफिकेशन से ज्यादा कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें पहले सीखना है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो आता है वो है गुड्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सभी को पता है गुड्स क्या होता है। गुड्स, देखिए गुड्स क्या होता है, तो गुड्स वो सारी ऐसे सारे आइटम्स जिनका मटेरियल फॉर्म होता है उन्हें हम गुड्स कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो समझ गए आप, यानी कि जो भी मटेरियल के फॉर्म में होगा, जो भी मटेरियल के फॉर्म में होगा उसको हम क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे। और जो नॉन मटेरियल के फॉर्म में होगा उसे हम क्या कहेंगे, जो नॉन मटेरियल के फॉर्म में होगा उसे हम कहेंगे सर्विसेज। क्या कहेंगे? सर्विसेज कहेंगे स्टूडेंट्स। तो ठीक है, तो पहली चीज आपकी क्लियर हो गई कि गुड्स जो है वो मटेरियल फॉर्म में होते हैं और सर्विसेज जो होती है वो नॉन मटेरियल फॉर्म में होते हैं। अब देखिए, गुड्स के यहाँ पे कुछ कैटेगरीज बना रखी है, इनको एक तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। हमें समझना होगा कि किन किन तरीके के गुड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहली चीज
इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है, पहली जो कैटेगरी है इसकी फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, और दूसरी जो कैटेगरी बनाई है वो है कंज्यूमर या कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो अब हमें वन बाय वन इन पे डिस्कस करना है, तो आइए समझते हैं। अच्छा, आप इसको अगर आपको नोट करना है आप इजीली नोट कर लीजिए यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, इस तरीके से इसका फ्लो चार्ट है। चलिए देखते हैं अब आगे। फर्स्ट कैटेगरी के बारे में पढ़ा, इसके अंदर क्या होता है, देखिए सबसे पहले इसके अंदर होता है फाइनल गुड्स। तो देखिए फाइनल गुड्स क्या होते हैं, और दूसरा हमने इसी के अंदर पढ़ा इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, देखिए फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। देखिए फाइनल गुड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, फाइनल गुड्स उन गुड्स को कहा जाता है जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दिया है। फाइनल गुड्स उनको कहा जाता है जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दिया है, यानी कि जिनके अंदर अब कोई भी फर्दर प्रोडक्शन की प्रोसेस बाकी नहीं है, यानी कि जिनके अंदर अब कोई भी वैल्यू एडिशन लेफ्ट नहीं है, अब कोई भी वैल्यू एडिशन लेफ्ट नहीं है, उसके अंदर कोई भी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो अब बाकी नहीं है, प्रोडक्ट पूरा बनकर के तैयार है, मार्केट में बिकने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ऐसे गुड्स को कहा जाता है फाइनल गुड्स, यानी कि सिंपल सी हमें इसकी क्या ट्रिक याद करनी है, वो सारे गुड्स जिन्होंने क्या किया है भैया, प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस कर दिया है, प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है, यानी कि फाइनल गुड्स उन गुड्स को कहते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस कर दिया है, अब उनमें कोई भी प्रोडक्शन की प्रोसेस बाकी नहीं है। वेयर इज इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया है, जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया है, प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया है। तो फाइनल गुड्स जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है, इंटरमीडिएट गुड्स जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया है। अच्छा, फाइनल गुड्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम किसी भी गुड्स को देख के नहीं बता सकते कि वो फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है, हमें गुड्स के एंड यूजर्स से मालूम चलेगा। किससे मालूम चलेगा, हमें गुड्स के जो एंड यूजर्स हैं, हमें पता चलेगा कि उसके एंड यूजर्स कौन है, तब हम बता पाएंगे कि भैया कोई भी गुड्स जो है वो फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। कि सपोज कीजिए कि कोई एक ब्रेड है, अगर वो ब्रेड किसी नॉर्मल कंज्यूमर ने खरीदी है और घर पे ले जाके उसको वो खाने वाला है, तो वो ब्रेड जो है वो क्या है भैया, वो फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आएगा, वो फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर वही ब्रेड का पैकेट अगर किसी समझ लो कि कोई भी ठेला वाला है या कोई भी ऐसा कार्ट वाला है जो सैंडविचेस बेचते हैं, ठीक है, और वो इसका सैंडविच बना के बेचने वाला है, तो वो ब्रेड उसके लिए क्या होगी, इंटरमीडिएट गुड्स होगी, क्योंकि अब वो उसको प्रोडक्शन के प्रोसेस में काम मिलेगा। इस ब्रेड से वो क्या करेगा, वो सैंडविचेस बनाएगा, इसको क्या करेगा, अभी भी इस ब्रेड से वो कुछ ना कुछ बनाना बाकी है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया है, मतलब अभी भी इस ब्रेड से सैंडविचेस बनने बाकी है, और सैंडविचेस बनने के बाद में सैंडविचेस जो है ये मार्केट में उसके अल्टीमेट कंज्यूमर्स के लिए बिकने के लिए तैयार हैं। तो समझ गए, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फाइनल गुड्स अगेन वापस से क्या होते हैं, दो कैटेगरीज के होते हैं, एक तो फाइनल कंज्यूमर
गुड्स और दूसरे होते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। देखिए फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं। देखो अगर खरीदने वाला कंज्यूमर है तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो गए, और अगर एंड यूजर्स जो है उनका कोई प्रोड्यूसर है तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो गए। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई मशीन है, कोई मशीन है किसी प्रोड्यूसर ने खरीदी है तो वो फाइनल गुड्स, उसके अल्टीमेट कंज्यूमर के थ्रू वो खरीदी जा चुकी है, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर दी है, लेकिन अब वो मशीन फैक्ट्री में लगाएगा और वो उससे प्रोडक्शन में काम में लेगा। ठीक है, तो वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो गई। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो प्लीज कमेंट में क्लियर जरूर लिखना। अब तक आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि किसी भी गुड्स को देख करके नहीं बताया जा सकता है कि वो फाइनल गुड है या फिर वो इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि ये एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिया है। मैंने ब्रेड का एग्जाम्पल लिया था, मैंने ब्रेड के बारे में बताया था कि अगर ब्रेड को अगर किसी नॉर्मल कंज्यूमर ने खरीदी है घर पे खाने के लिए तो वो ब्रेड क्या होगी भैया, उस केस में वो ब्रेड होगी फाइनल गुड। लेकिन अगर वही ब्रेड अगर कोई कार्ट वाला या कोई भी बेकरी वाला या कोई भी ठेले वाला, ये सब लोग क्या करते हैं भैया, इस ब्रेड को लेते हैं और सैंडविचेस बनाते हैं, तो ये उस ब्रेड को क्या करेंगे भैया, प्रोसेस करेंगे, उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे, उसके बाद फिर इसको बेचेंगे। ठीक है, और यही वैल्यू एडिशन करना और यही भैया फिर से रीसेल करना, किसी प्रोडक्ट को खरीद के उसको फिर से फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में काम में लेना, उसके बाद उसकी वैल्यू में एडिशन करना और फिर उससे कोई अलग नए तरीके का फिनिश प्रोडक्ट तैयार करना, फिर उसको बेचना। ठीक है, यही होता है प्रोडक्शन का प्रोसेस, और इसमें जो काम आने वाले गुड्स हैं वही इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं। अच्छा चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर एक कार है वो किसी शोरूम एक्स से खरीदी गई है किसी शोरूम वाई के थ्रू, मतलब एक कार है वो शोरूम एक्स के पास में पड़ी है और शोरूम एक्स से शोरूम वाई ने खरीदी और वाई खरीद के जो है उसको क्या कर रहा है, उसके कस्टमर्स को सेल कर रहा है। तो इस सिचुएशन में बताइए कि एक्स से वाई ने, शोरूम एक्स से शोरूम वाई ने जो कार खरीदी है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये इंटरमीडिएट गुड का एग्जाम्पल है या ये फाइनल गुड्स का एग्जाम्पल है? आपके आंसर्स कमेंट में बताइए। फर्स्ट कैटेगरी हमारी हो गई। हमने क्या पढ़ी भैया, हम पढ़ रहे थे क्या, हमने पढ़ा गुड्स के बारे में। ठीक है, गुड्स में हमने पढ़ा पहला तो फाइनल गुड्स, जिसकी हमने दो कैटेगरीज भी पढ़ी। क्या क्या कैटेगरीज है फाइनल गुड्स की, एक होता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स और एक होता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, और इसी में हमने दूसरा पढ़ा था क्या कि इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो ये मैंने आपका खत्म करवा दिया है, ये मैंने सारा बता दिया है। फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फटाफट। दूसरी कैटेगरी मैंने आपको क्या बताई थी, दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई थी कि कंज्यूमर गुड्स, इसका एक और नाम भी मैंने आपको बताया था, इसी को क्या कहते हैं, कंजम्पशन गुड्स भी इसी को कहते हैं, क्योंकि कंज्यूमर का काम क्या है, कंजम्पशन करना। ठीक है, और कंज्यूमर गुड्स और बताया था आपको कैपिटल गुड्स। चलिए अब इनके बारे में समझते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहले कंज्यूमर गुड्स या जिसको हम कहें कंजम्पशन गुड्स। चलिए देखिए कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स क्या होता है। तो देखिए कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स वो सारे गुड्स जो कि
कंज्यूम किए जाते हैं कंज्यूमर्स के थ्रू, उन्हीं को कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। यानी कि जितने भी हम लोग जो भी कोई गुड्स खरीदते हैं और कंज्यूम करते हैं, यानी कि जिनके एंड यूजर्स कंज्यूमर्स होते हैं, वो सारे कंज्यूमर गुड्स हैं, वो सारे कंजम्पशन गुड्स हैं, है ना। अब ये कितने, देखिए कंज्यूमर गुड्स टाइप्स, इसके पहला टाइप होता है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, दूसरा होता है सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, और तीसरा होता है नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अच्छा, ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में क्या क्या आते हैं और सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल में क्या होता है? देखो डिफरेंस क्या है। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि लाइफ, सीधा सा मतलब है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है? लाइफ, कि किसी भी गुड्स की लाइफ क्या होगी, वो उसकी ड्यूरेबिलिटी है, कि कोई गुड्स कितनी लाइफ तक वो रहता है, उसकी लाइफ क्या है ना। तो वो उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है कि कितने लंबे समय तक वो प्रोडक्ट जो है वो चलता है, वो काम में आता है। जैसे कि भैया हमारे पास में घर पे टीवी है, तो जनरली उसका पीरियड जो होता है वो कई लंबे समय तक के लिए चलता है, 5-5 10-10 साल। मेरे घर पे टीवी है, 18 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, 18 सालों से अभी भी स्टिल वर्किंग है। फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, वो भी 20-22 साल लगभग पुराना होगा, अभी भी वर्किंग है ना। टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, जनरली काफी लंबे लंबे समय तक जो है ये चीजें चलती हैं, ठीक है। तो ये जो है ये ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे फर्नीचर वगैरह हो गए, ये सारी चीजें ये ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आती है। यानी कि इनकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा होती है, जनरली 2-3 साल से ज्यादा की जो लाइफ ईयर होती है, तो वो ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। सेमी ड्यूरेबल की कैटेगरी में आने वाले गुड्स कौन कौन से हैं? तो सेमी ड्यूरेबल यानी कि जनरली जिनका हम कह सकते हैं कि 1 ईयर या उससे थोड़ा सा ज्यादा, 1 साल या उससे थोड़ा सा ज्यादा समय तक, 1 ईयर या उससे थोड़े ज्यादा टाइम पीरियड तक जो हमारे साथ रहते हैं, जैसे कि हमारे कपड़े वगैरह हो गए, जूते शूज वगैरह हो गए, ऐसी कई सारी चीजें ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आती है। मैं लिख देता हूं भैया यहाँ पे, ठीक है, ये सारे जो है वो सेमी ड्यूरेबल की कैटेगरी में आते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं है, जो बिल्कुल भी क्या है, ड्यूरेबल नहीं है। बिल्कुल भी ड्यूरेबल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि भैया जिनका लाइफ स्पान जो है 1 साल से क्या होता है भैया, कम, 1 साल से कम, 1 साल से भी कम जो हमारे साथ रहते हैं, ऐसे प्रोडक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स में फ्रूट्स आ सकते हैं, वेजिटेबल्स आ सकते हैं, और वो सारे गुड्स जिनका टाइम पीरियड जो है वो 1 साल से कम का होता है, वो सारे जो हैं वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि कंज्यूमर के थ्रू डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए काम में लिए जाते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स, जिसमें टीवी, रेफ्रिजरेटर, ऐसे सारे गुड्स जिनकी लाइफ जो होती है वो क्या होती है, वो कई ज्यादा होती है, 5 साल, 10 साल, 2-5 साल, मतलब 2-5 साल से ज्यादा ही होती है। और सेमी ड्यूरेबल जिनकी 1 साल या 1 साल से थोड़ी सी कोई ज्यादा, है ना, 1-2 साल तक जो चीजें चल जाती है, वो सेमी ड्यूरेबल की कैटेगरी में आती है। नॉन ड्यूरेबल की कैटेगरी में कौन सी आएगी भैया? जिनका लाइफ जो है बिल्कुल ही 1 साल से कम का है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बिल्कुल पेरिशेबल प्रोडक्ट्स भी या गुड्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं, नॉन ड्यूरेबल कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल, आप जितना सारी चीजें आप समझ सकते हो, बस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ही बाकी है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी तो सारे एग्जांपल कोई रटने की जरूरत नहीं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप सब बना लोगे। आपको देखते ही पता चल जाएगा कौन सा ड्यूरेबल है, कौन सा सेमी ड्यूरेबल है, कौन सा नॉन ड्यूरेबल है। बस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, सेमी ड्यूरेबल क्या होते हैं, नॉन ड्यूरेबल क्या होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो चलिए, अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं। और नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स, देखो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कैपिटल गुड्स यानी कि वो गुड्स जो कि प्रोड्यूसर गुड्स है, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज, ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। और तीसरी चीज है कि ये हाई वैल्यू के होते हैं, ठीक है।
यानी कि कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन क्या हो गई भैया, आर प्रोड्यूसर गुड्स विच आर फिक्स्ड एसेट्स एंड जनरली ऑफ हाई वैल्यू। ठीक है, तो ये जनरली या मोस्टली या एवरी टाइम हाई वैल्यू के प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और इनकी हाई वैल्यू होती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं भैया, कैपिटल गुड्स कहते हैं। कैपिटल गुड्स यानी कि कैपिटल गुड्स वो प्रोड्यूसर गुड्स हैं जो कि जनरली क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और हाई वैल्यू के होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कैपिटल गुड्स। जैसे कि इसके अंदर इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे कि प्लांट एंड बिल्डिंग मशीनरीज एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये क्या है, ये कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, अब सबसे मेन चीज कि इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस क्या बनते हैं। सबसे पहले तो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे भैया इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स क्या है, एमसीक्यूज में, है ना, 1 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है इससे। ठीक है, कि प्रोड्यूसर गुड्स क्या है, वो क्या है। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स क्या है, ड्यूरेबल क्या होता है, सेमी ड्यूरेबल क्या होता है, उनके एग्जांपल्स पूछ सकते हैं। उनके एग्जांपल्स को देके कुछ भी एमसीक्यूज जो है वो बनाए जा सकते हैं। सेकंड चीज इसमें पूछा जो जा सकता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट, वो है उसका डिफरेंस। क्या है डिफरेंस। डिफरेंस यानी कि किस किस में हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी भैया। 2 कैटेगरीज हमने कौन कौन सी पढ़ी, पहली कैटेगरी हमने पढ़ी फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरी हमने कैटेगरीज पढ़ी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो हमें डिफरेंस दे सकते हैं कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस या कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, जनरली जो डिफरेंस के क्वेश्चंस आते हैं 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपको 3 पॉइंट्स तो मिनिमम याद रखने ही हैं और 3 to 4 पॉइंट्स तो आपको मिनिमम याद रखने ही है। 3 to 4 पॉइंट्स आपको डिफरेंस के याद रखने हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो डिफरेंशिएशन आप इजीली कर पाओगे। जैसे कि एक तरफ लिखता हूं यहां पे फाइनल गुड्स और दूसरी तरफ मैं यहां पे लिखता हूं इंटरमीडिएट गुड्स। चलिए अब इसमें करते हैं डिफरेंस। देखिए फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में सच अच्छा डिफरेंस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिस, है ना। जैसे मैंने कहा था कि 3 पिलर्स है, पहला कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, दूसरा सेलेक्टिव प्रैक्टिस और तीसरी चीज मैंने बताई थी क्या, प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल आपको क्या करनी है, इंप्रूव करनी है। प्रेजेंटेशन करने का हमेशा जब भी डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो डिफरेंशिएशन करने का जो हमारा तरीका होता है वो डिफरेंशिएशन में अगर किन्हीं भी 2 कॉन्सेप्ट्स से हमें डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें हमेशा बेसिस लिखने हैं। बिना बेसिस के डिफरेंशिएशन नहीं होता है, बिना बेसिस के डिफरेंशिएशन नहीं होता है। अगर हम कभी भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें बेसिस जो है वो पहले लिखने पड़ेंगे, है ना। जैसे कि सपोज कि मैं ये 2 मार्कर है मेरे पास, इन दोनों मार्कर में मेरे को डिफरेंशिएशन करना है तो मेरे पास कुछ बेसिस होगा। जैसे पहला बेसिस हो गया कलर, कि कलर के बेसिस पे मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं कि भैया ये ब्लैक है ये ब्लू है ना। फिर दूसरा हो सकता है मैं कंपनी के बेसिस पे मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, ये किसी हो सकता है किसी और कंपनी का हो, ये किसी और कंपनी का हो, है ना। तो अलग अलग चीजों के तो बेसिस होंगे, है ना, देयर आर ऑलवेज सम बेसिस। तो हमें भी ऐसे ही करना है। तो पहला बेसिस हमेशा आपको क्या करना है, आपको बनाना है मीनिंग के ऊपर, कि पहला डिफरेंस इनका मीनिंग ही डिफरेंस हो जाएगा कि भैया फाइनल गुड्स तो वो गुड्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दिया है, इंटरमीडिएट गुड्स तो वो गुड्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है। दूसरा क्या हो गया भैया, दूसरा हम और भी कोई बेसिस ले सकते हैं, जैसे कि हम ले लें कि वैल्यू एडिशन। तो फाइनल गुड्स में वैल्यू एडिशन बाकी नहीं होता है, इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडिशन बाकी होता है, वैल्यू एडिशन होता है। उसके अलावा और कोई डिफरेंस कुछ भी ले सकते हैं, है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आती होगी, सोचो क्या डिफरेंस है, पहला मीनिंग का हो गया, दूसरा क्या हो गया भैया वैल्यू एडिशन, तीसरी चीज हो सकती है कि क्या नेशनल इनकम में ऐड होगा, क्या नेशनल इनकम में ऐड होगा होगा क्या, फाइनल गुड्स जो है वो फाइनल गुड्स को ही नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स की
वैल्यूज को नेशनल इनकम में, सॉरी, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? अच्छा, क्या रीसेल वाले जो हैं, क्या फाइनल गुड्स रीसेल हो सकते हैं? नहीं भैया। क्या इंटरमीडिएट गुड्स रीसेल? यस, जो रीसेल होने वाले गुड्स हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स है। फाइनल गुड्स, कभी भी रीसेल वाले गुड्स फाइनल गुड्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जो एंड यूजर्स होता है, जो खुद ही इनको कंज्यूम करता है, तभी फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, है ना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूछा भी था, ठीक है, कार वाला एग्जाम्पल याद करो, उसका आंसर अभी मुझे कमेंट में चाहिए। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। और एक चीज हमेशा, चाहे मेंशन हो या नहीं मेंशन हो, एग्जाम्पल हमेशा हमें लिखना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के पॉइंट्स बना सकते हो कि फाइनल गुड्स की कैटेगरी में क्या आएगा। और एग्जाम्पल कभी भी हमें प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखना है, कभी भी हमको प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखना है, क्योंकि ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि सिर्फ प्रोडक्ट को देख के नहीं बता सकते हैं कि वो फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है ना। जैसे कि सपोज अगर मैं यहाँ इसके एग्जाम्पल में लिख देता हूं, मैं यहाँ लिख देता हूं ब्रेड। अब ब्रेड तो अगर घर वाले खरीदेंगे तो फाइनल गुड्स है, लेकिन अगर वो बेकरी वाला खरीदेगा तो इंटरमीडिएट गुड्स है। इसीलिए कभी भी प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखना है, हमें पूरा यहाँ पे एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है ना। कि जैसे मैं यहाँ लिखूंगा कि ब्रेड परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, ठीक है, तब ये एग्जाम्पल बना इसका। क्लियर है? तो ये डिफरेंस होता है। और यहां पे मैं लिखूंगा कि ब्रेड परचेज बाय, चलो लिख ही देता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं ब्रेड परचेज्ड बाय बेकरी ओनर टू मेक सैंडविचेस। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल को लिखना है और ये सारे पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट मीनिंग का आ जाएगा भैया, कि मीनिंग में क्या आ जाएगा कि प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर देते हैं, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं। वैल्यू एडिशन, फाइनल गुड्स में कोई भी वैल्यू एडिशन लेफ्ट नहीं होती है, इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडिशन बाकी होती है। नेशनल इनकम में ऐड फाइनल गुड्स को करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं करते हैं। रीसेल, फाइनल गुड्स, रीसेल वाले गुड्स फाइनल गुड्स नहीं होते हैं, रीसेल वाले गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। एग्जांपल, ब्रेड परचेज बाय हाउस होल्ड, ब्रेड परचेज बाय बेकरी ओनर टू मेक सैंडविचेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझते हुए, देखिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इजीली आप डिफरेंशिएशन वगैरह कोई भी चीज हो, कोई भी एग्जांपल देके पूछ ले, कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले, इजीली आप लोग कर लोगे। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वही सेम तरीके से सबसे पहले हमें बेसिस लिखना है, फिर कंज्यूमर गुड्स और फिर कैपिटल गुड्स। तो सबसे पहला मीनिंग, अच्छा मैं कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, डायरेक्टली क्या करते हैं भैया, हमारे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो वो कंज्यूमर गुड्स है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जो डायरेक्टली भैया सेटिस्फाई नहीं करते हैं। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं भैया, मशीनरीज वगैरह, प्लांटिंग मशीनरीज, ये सब इसके अंदर आते हैं, जो हाई वैल्यू के होते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं जिनको फर्दर प्रोडक्शन के प्रोसेस में काम में लिया जाता है, उनसे भी प्रोडक्टिविटी तैयार करी जाती है। तो ये डायरेक्टली जो है वो हाउस होल्ड या हमारे कंज्यूमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। एंड यूजर्स, भैया कंज्यूमर गुड्स कौन यूज करता है, कंज्यूमर को ही कहा जाता है हाउस होल्ड। कैपिटल गुड्स ये प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, तो कौन इसका एंड यूजर हुआ, तो प्रोड्यूसर्स हुए। उसके बाद में एक्सपेंडिचर, भैया कंज्यूमर गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है, और कैपिटल गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर यानी खर्चा किया जाता है उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। देखिए कंज्यूमर गुड्स पे जो खर्चा किया जाता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, खाया पिया और खत्म। कैपिटल गुड्स पे जो खर्चा किया जाता है उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, कि इससे फिर से क्या होता है भैया, जनरेशन ऑफ इनकम होता है। इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो भैया कंज्यूमर गुड्स अगर ज्यादा होंगे तो वेलफेयर बढ़ेगा, तो इट इंक्रीजेस वेलफेयर। कैपिटल गुड्स अगर ज्यादा होंगे तो भैया ज्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा, जितने प्रोडक्शन के को प्रोसेस देने वाली मशीनरीज अगर ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा गुड्स डेवलप होंगे, यानी कि उतनी ही ज्यादा जीडीपी होगी। इसीलिए इसको बैकबोन ऑफ जीडीपी ग्रोथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंस के पॉइंट हुए। अच्छा एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो है क्या, बहुत बेसिक सा पॉइंट है जो कि मैंने बता रखा है आपको, वो है क्या भैया, यहाँ के एग्जाम्पल की कंज्यूमर गुड्स के आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है कंज्यूमर गुड्स के, कैपिटल गुड्स के भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं। इतना मुझे आप पे यकीन है कि आप समझ गए होंगे।
चलिए, थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखा पूरा, और आज के लिए बस इतना ही। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस चीज को आगे और भी कॉन्सेप्ट जो हैं इसके वो कंटिन्यू करेंगे। और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल इनकम के जिसको हमें अभी सीखना है, समझना है। उसके बाद फिर बारी आएगी नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। उससे पहले हमें बहुत सारे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो हैं सीखने हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।